तो हेलो, कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार के नेक्स्ट नोवेल के एपिसोड नंबर 240 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग अपने मिशन के ट्रेनिंग को स्टार्ट कर दिया होता और अभी के दरमियान लू फेंग ड्रैगन टावर प्लैनेट इंसेंट प्लैनेट पे आ चुका है, जो कि एब्सोल्यूट बिगिनिंग रीजन के ही अंदर होता है। और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि ये एक रेगुलर स्टार फील्ड मौजूद है, जहाँ पे ये नॉर्मल प्लैनेट यहाँ पे हर जगह मौजूद है। और यहाँ पे जो सीक्रेट रीजन की ठीक यूनिवर्सल एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा मौजूद है। और यहाँ पे सबके अलग अलग पाथ मौजूद है यूनिवर्स सीक्रेट रीजन में आने के लिए, जहाँ पे कई सारे सेलेस्ट्रियल बॉडीज और लाइफ भी मौजूद है। यहाँ पे हमें लू फेंग को दिखाया जाता जो कि अपने स्पेसिफिक आर्म्स पे लगे हुए एआई से वहाँ के पूरे डिटेल्स को देखने लगता, जहाँ की ग्रेविटी 10,812 टाइम्स अर्थ से ज़्यादा होती है। वहीं पे एयर में 98% नाइट्रोजन मौजूद होती है। लू फेंग इन सारे बातों को अपने कानों में रिकॉर्ड करके सुन रहा होता है। और फिर लू फेंग कहता चलो यहाँ पे कुछ तो होने वाला है। हमें लू फेंग को दिखाया जाता जो कि वहाँ से गायब होके आगे की ओर बढ़ जाता है। यहाँ पे लू फेंग अपनी विजन से 10 किलोमीटर दूर तक को आराम से देख पा रहा था। यहाँ पे वहाँ पे कई सारे ड्रैगन ट्रीज और ऐसे भी कई सारी चीजें मौजूद थी जो कि स्केल्स को भी आराम से देख पा रहा था। और फिर वहाँ पे लू फेंग देखता है कि सामने एक 1200 मीटर टॉल, एक बॉडी लेंथ का 1600 मीटर विड, 100 मीटर शॉर्ट टेल का एक पर्पल स्केल स्टोन मौजूद है। वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उसके पास 4 ह्यूब्स जो सभी स्ट्रॉन्ग थे, जिसकी एबिलिटीज भी अनबिलीवेबल लग रही थी। और ऐसा लग रहा था कि वो टी-रेक्स टाइप रॉक ड्रैगन का ऑफेंसिव एबिलिटीज रखने वाला एक मॉन्स्टर है। और यहाँ पे लू फेंग इन सबको देख रहा होता है। और फिर वहाँ पे दो ऐसे ड्रैगन एक दूसरे से लड़ रहे थे, जिनमें से एक को मारकर वो आराम से उसको खाने लगता। फिर में दूर के सीन में एक फॉरेस्ट में लू फेंग को दिखाया जाता जो कि एक ब्रांच पे खड़ा होता है और अपने आर्मरेस्ट बैंड से शायद डाटा को क्लियरली सी कर रहा था। और वहाँ पे वो देखता है रॉक ड्रैगन जो कि अपने मैच्योर लेवल में है, जिसका लेवल यूनिवर्सल लेवल 9 पाइनिकल है। और यहाँ पे लू फेंग का उन्हीं सारे टारगेट्स में से एक होता है। और फिर लू फेंग के सामने कॉम्प्लेक्स पिक्चर्स आने लगती है, जिसमें कि कई सारे ड्रैगन्स के टाइप्स लिखे हुए थे, जहाँ पे बिना किसी डाउट के यहाँ पे लू फेंग का टारगेट यूनिवर्सल लेवल 9 के पाइनिकल ड्रैगन्स होने वाले थे। यहाँ पे लू फेंग का मिशन भी ड्रैगन टावर प्लांट से ड्रैगन हंटिंग का मिला था। और यहाँ पे लू फेंग का मिशन था कि यहाँ पे उसे हर एक टारगेट्स को मारना है और उनसे सर्टेन मटेरियल्स को एक्वायर करना जो कि उनके बॉडी में मौजूद थी। जहाँ पे लू फेंग को उन सबको मारने के बाद जब वो लौटेगा तो लू फेंग को 10,000 पॉइंट्स मिलने वाले थे। अभी मिशन थोड़ा सा आसान था, क्योंकि यहाँ पे किसी को मारना बहुत ज़्यादा आसान था और लू फेंग के लिए तो चुटकी का काम था। लेकिन यहाँ पे कई सारे हिडन डेंजर्स भी मौजूद थे और ये इतना भी आसान नहीं था कि इन सबको मारकर यहाँ पे चला जाना, क्योंकि अभी लू फेंग वो अभी यूनिवर्सल लेवल 9 में आया था, जो कि अभी यहाँ पे यूनिवर्स के मामले में बहुत ज़्यादा वीक है। और यहाँ पे अदर डोमेन लॉर्ड की, यहाँ तक कि सेक्टर लॉर्ड की ड्रैगन रेसेस भी मौजूद थे। और यहाँ पे अगर उन सबको डिस्टर्ब किया जाता तो यहाँ पे ऑटोमन शिप के पास एनिमेटर क्यों ना हो, यहाँ पे उसको एक बार फायर करने के बाद वहाँ पे फिर से रिचार्ज करना पड़ता है। लू फेंग उससे नहीं बच पाता। और यहाँ पे इस प्लैनेट पे काउंटलेस ड्रैगन मौजूद है और यहाँ पे वो इन सब से घिरा जा चुका तो लू फेंग अपने शिप में भी बैठ के वहाँ से एस्केप नहीं कर सकता। और लू फेंग को दिखाया जाता जो क्या था, रॉक ड्रैगन ये मेरा पहला शिकार होने वाला है। और फिर लू फेंग वहाँ से गायब होके वहाँ पे निकल जाता। हमें 10 किलोमीटर दूर का सीन दिखाया जाता जहाँ पे वो रॉक ड्रैगन अपने फुल पेट को खाकर वहाँ पे प्राउडली बैठा हुआ होता है। यहाँ पे हमें बताया जाता है कि यहाँ पे इसकी ग्रोथ पीरियड में 90% ऐसे ड्रैगन्स होते हैं जो कि एक दूसरे से मारकर एक दूसरे को मारकर खा जाते हैं। और यहाँ पे कुछ ही ऐसे ड्रैगन्स बनते हैं जो कि अपने मैच्योरिटी लेवल को पास करके अपने आप को लेवल अप कर पाते। और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि ड्रैगन टावर प्लांट पे मैच्योर ड्रैगन का वीकेस्ट भी एटलीस्ट यूनिवर्सल लेवल का होता है। यहाँ पे वो अपने आराम से टेरिटरी को कंट्रोल कर सकते हैं, उनकी टेरिटरीज भी
अलग अलग साइजेस में मौजूद होती है। और हमें लू फेंग को दिखाया जाता जो कि उसके सामने अपीयर होता है और क्या आता है जाओ, और हमें दिखाया जाता है लू फेंग के नॉन स्टार आर्मर्स के 5th लेवल स्लाइसर को जो कि 3 मीटर लॉन्ग डार्क गोल्डन रॉक ब्लेड होता है। यहाँ पे हमें उस रॉक ड्रैगन को दिखाया जाता जहाँ पे उस लिटिल डॉट को देखता है उसी की तरफ घूरने लगता है। अब यहाँ पे वो बहुत ज्यादा बड़ा था, इसी के मर्तबा वो उसके सामने एक चींटी के बराबर लग रहा था। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि लू फेंग का शॉट उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और यहाँ पे वो चाहकर भी भाग नहीं सकता है क्योंकि अभी के मर्तबा वहाँ पे उस पर फॉर्मलेस स्पेस प्रेशर पड़ रही थी और उसे डॉज भी नहीं किया जा सकता है। हमें दिखाया जाता है कि लू फेंग का वो अटैक जाके उसके सिर के आर पार चला जाता, वो उसके सर को काट देता है और यहाँ पे लू फेंग बड़ी आसानी से उसको मार देता है और यहाँ पे लू फेंग ने उसके कॉन्शियसनेस को भी डिस्ट्रॉय कर दिया होता है और उस पूरे ड्रैगन का बॉडी वहाँ जमीन पे गिर जाता है। लू फेंग भी उसके बॉडी पे लैंड करता। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उसकी बॉडी के फुट स्टेप पर्पल स्टोन स्केल पे लैंड अप करता है और ऐसा लग रहा था जैसे लू फेंग किसी बड़े से पहाड़ पे खड़ा था और लू फेंग को दिखाया जाता जिसके चेस्ट पे वहाँ पे ड्रैगन स्पिरिट आ जाता है, उसके करेक्ट करता है उसके चेस्ट पे स्केल्स को और वो अपनी स्पिरिट एनर्जी से उसके स्केल्स को निकाल कर अपने स्पेस रिंग में रख लेता है क्योंकि लू फेंग के मिशन में एक ये भी पार्ट था कि उसके ड्रैगन का एक स्केल्स जमा करना। और अब फिर लू फेंग इसको करने के बाद वहां से उड़कर निकल पड़ता और यहाँ पे लू फेंग का दूसरा शिकार होता जहाँ पे वो चारों तरफ देख रहा होता है और यहाँ पे लू फेंग आराम से वास्ट ड्रैगन टावर में यहाँ पे सेक्टर लॉर्ड का बंदा भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक कि वो ग्रुप में नहीं आ सकते हैं। लेकिन देखा जाए तो अभी के मरतबा लू फेंग के पास चीप एलॉय मेटल्स जो कि E9 ग्रेड के थे और लू फेंग का स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मर जो कि क्लाउड कॉन्टैक्ट आर्मर था जो कि लू फेंग का पास था वो ऑलरेडी डोमेन लेवल 9 पे आ चुका था क्योंकि लू फेंग 80 सालों को ब्लड रिवर वर्ल्ड में गुजारा था। यहाँ पे उसने अभी इस सिंपली स्ट्रेंथ को यूज करके देखा जाए तो वो आराम से किसी भी सेक्टर लॉर्ड लेवल के बंदे को वाइप आउट कर सकता है। लेकिन लू फेंग का सबसे बड़ा बिगेस्ट प्रॉब्लम यही था कि और यहाँ पे भी लू फेंग का सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम यही था कि वो अपने क्लाउड कॉन्टैक्ट वाइन को सेक्टर लॉर्ड में ब्रेक थ्रू कैसे कर सकता है क्योंकि अभी लू फेंग को बहुत पैसे की जरूरत थी और लू फेंग के पास पैसे उतने नहीं थे कि लू फेंग उसको ब्रेक थ्रू करा सकता। लू फेंग क्या था कि मैं सिर्फ वेट ही कर सकता हूँ और मैं अभी अपने सारे मिशन को करूंगा, इसके बाद मैं प्राइमरी रीजन में जाऊंगा, जिसके बाद मैं अपने ह्यूमन बॉडी को डोमेन लॉर्ड लेवल में ले जाऊंगा, जिसके बाद मैं अपने टीचर के इनहेरिटेंस का बिगेस्ट पार्ट का बैंक को एक्वायर कर सकता हूं। और यहाँ पे आपने पूछा था कि लू फेंग ने अपने बैंक को क्यों नहीं एक्वायर किया है, तो लू फेंग अभी डोमेन लॉर्ड में जाके अपने बैंक को एक्वायर करने वाला। फिर हमें बताया जाता है ड्रैगन टावर प्लैनेट जो कि डेंजरस लेवल्स में आता है। लू फेंग ने अपने 39 दिनों में इसको कंप्लीट करके 10,000 पॉइंट्स को एक्वायर कर दिया है। यहाँ पे हमें टाइम लैप्स को दिखाया जाता है, इन सब मिशन के डिटेल्स के बारे में नहीं बताया जाता, जिसको मैं सिंपली बता रहा हूँ। फिर लू फेंग अगला मिशन को लेता जो कि स्पेस क्लिफ मिशन जो कि डेंजरस लेवल्स में ही आता है, उसे लू फेंग को कंप्लीट करने में 21 डेज लगते हैं, जिसके मर्तबा लू फेंग को टोटल पॉइंट्स 15,000 पॉइंट्स मिलते हैं। लू फेंग ऐसे ही करके अपने सारे मिशन की जर्नी को कंप्लीट करने लगता है। यहाँ पे देखा जाए वर्चुअल कंपनी के रूल के मुताबिक जो यूनिवर्सल लेवल जीनियस अपने इन मिशंस को ले सकते हैं और डोमेन लॉर्ड्स के लेवल्स के वो जितने भी बंदे हैं उन्हें आउटसाइड भेजा जाता है टेरिटरी में, और यहाँ पे सेक्टर लॉर्ड के बंदे को उन्हें लाइफ एंड डेथ के ट्रेनिंग में भेजा जाता है। और यहाँ पे हमें इन सब मिशंस के बारे में बताया जाता है कि कौन कितने ले सकते हैं। अब यहाँ पे यूनिवर्सल लेवल जीनियस 10 मिशन को हमेशा 100 साल में ले सकते हैं ताकि वो बेकार के अपने मिशंस में अपना जाया न कर सके, और वहाँ पे उन सबके पास हर एक लिमिटेड मौजूद होती है। अब यहाँ पे देखा जाए एक यूनिवर्सल लेवल जीनियस को इम्पॉसिबल लेवल को कंप्लीट करने के लिए उन पे भी रेस्ट्रिक्शन लगी हुई होती है, और यहाँ पे बताया जाता है कि एक प्राइमरी रीजन का मेंबर उसे 3 बार कर सकता है, वहीं पे एब्सोल्यूट बिगिनिंग रीजन का मेंबर 2 बार कर सकता है, स्काईलैंड का और लास्ट फेज का मेंबर सिर्फ उसे 1 बार ही कर सकता। और ये सब उनकी सेफ्टी को ध्यान रखते हुए क्या था, क्योंकि यहाँ पे अगर उसकी पावर इनफ नहीं होगी तो आखिरकार वो इम्पॉसिबल लेवल मिशन को लेके अपने आप को सुसाइड में डाल रहा और वो वहाँ पे जरूर मारा जाएगा। इसलिए यहाँ पे सबके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज भी अलग थे और सबके इम्पॉसिबल लेवल मिशंस भी सबके अलग अलग थे, और यहाँ पे उन सबके लेवल्स के मुताबिक पॉइंट्स भी सबके अलग अलग बांटे गए थे। यहाँ पे सबसे ज्यादा प्राइमरी रीजन को ही मिलता था जिनको कि 3 बार किया जा सकता जो कि हाईएस्ट था। यहाँ पे देखा जाए डेंजरस लेवल मिशन की तो यहाँ प्राइमरी रीजन के मेंबर्स 15 बार कर सकते हैं और एब्सोल्यूट बिगिनिंग रीजन के 10 बार कर सकते हैं, वहीं पे स्काई और लैंड मेंबर्स
6 बार कर सकते हैं, लास्ट फेज मेंबर 3 बार कर सकते। और फिर डिफिकल्टी लेवल मिशन यहाँ पे देखा जाए तो लू फेंग ने कभी भी इसको कंसीडर ही नहीं किया। सिर्फ नॉर्मल डिफिकल्टी लेवल मिशन को यहाँ पे जो पॉइंट्स मिलते थे वो बहुत ही कम थे। लू फेंग इसको करके अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। और यहाँ पे इम्पॉसिबल लेवल मिशन का वहाँ का लोएस्ट अमाउंट भी 1 लाख पॉइंट्स होता। और यहाँ पे कुछ तो मिशन ऐसे थे जो कि मिलियंस में चले जा रहे थे। और यहाँ पे डेंजरस लेवल मिशन में नॉर्मली 10,000, 20,000, 1 लाख पॉइंट्स तक जाते। वहीं पे डिफिकल्टी लेवल में 1 से 2,000 पॉइंट्स मिलता था और नॉर्मल लेवल में 1 से 200 पॉइंट्स। और सेफ लेवल में तो उसके बारे में जिक्र करना भी बहुत ज़्यादा बुरी बात होगी। और इसी कारण लू फेंग ने कभी भी डिफिकल्टी नॉर्मल और सेफ लेवल को नहीं चूज किया है। फिर हमें सीन चेंज कर 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता जहाँ पे हमें लू फेंग वूका और रोंगजुन को दिखाया जाता है, जहाँ पे वूका रोंगजुन की तरफ भूत की तरह घूर कर देख रहा था और क्या था, ब्रदर तुम तो बहुत ही औसम है, तुमने तो सिंपली ये कर दिखाया, तुमने यहाँ पे अपने 4 डेंजरस लेवल मिशंस को कंप्लीट कर दिया है। और मैं रोंगजुन को दिखाया जाता जो कि लू फेंग पे ही घूर रहा होता है। और यहाँ पे मैं लू फेंग को दिखाया जाता जो कि अपने वाइन ग्लास को उठाता है और चीयर्स करते हुए कहता है कि इतनी शौक होने की क्या बात है, यहाँ पर तो तुम ही सबने पूछा था कि, और यहाँ पे आखिर मैं तुम सबसे झूठ क्यों बोलूंगा। और इसके बाद यहाँ पे वो सारी चीजें बता देता है और वो कहता है चलो देखो तुम्हारे एक्सप्रेशन अभी कैसे हो चुके हैं। और मैं वूका को दिखाया जाता जो क्या था कि ब्लड रिवर वर्ल्ड मिशन को देखा जाए तो तुमने ऑलरेडी 5 डेंजरस लेवल मिशन को कंप्लीट कर लिया है। और जितना तक मुझे पता है ये डेंजरस लेवल्स जितना भी सीक्रेट रीजन में सेट किया जाता है और यहाँ पे उसमें से 5 सीक्रेट एब्सोल्यूट बिगनिंग रीजन में मौजूद है। और यहाँ पे इन सबको इतने कम अमाउंट में टाइम में उन सबको सॉल्व कर पाना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि अगर हम लोग दूसरे स्टार रीजन में जाएंगे तो यहाँ पे वहाँ पर जाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। फिर वूका लू फेंग की तरफ देखते हुए कहता है कि क्या तुमने सारे डेंजरस लेवल मिशन को एब्सोल्यूट बिगनिंग रीजन में कंप्लीट किया। तो लू फेंग भी कहता है कि हाँ तुम स्मार्ट हो। मैं वूका को दिखाया जाता है तो तुमने ऐसा किया, तुम बहुत चालाक हो, तुमने अपने टाइम को बचाने के लिए तुमने अपने सारे मिशन को सीरियसली नहीं चूज किया बल्कि तुमने उसको चूज किया क्योंकि ताकि तुम एब्सोल्यूट बिगनिंग रीजन में रहकर अपने समय को बचाकर अपने आप को अच्छे से कल्टिवेट कर सको। लू फेंग को भी दिखाया जाता है जहाँ पे वो कहता है कि कुछ भी हो, यहाँ पे 3 डेंजरस लेवल मिशन यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट्स दे रहे थे। यहाँ पे देखा जाए एब्सोल्यूट बिगनिंग रीजन्स के मेंबर्स के तो 10 डेंजरस लेवल्स को कर सकते हो, लेकिन मेरे पास अभी भी क्रेडिट मौजूद है कि मैं और भी यार डेंजरस लेवल मिशंस को कर सकता हूँ। मैं लू फेंग को दिखाया जाता जहाँ पे बबाता उससे कहती है, लेकिन तभी यहाँ लू फेंग को दिखाया जाता जो वहाँ उठता है और कहते हैं वूका रोंगजुन मुझे यहाँ पे कुछ काम है, मुझे टीचर ने यहाँ पे कॉल किया है, मुझे देख रहे हैं। अभी सुनकर वो दोनों रोकते नहीं और यहाँ पे लू फेंग निकल जाता और फिर मैं सीन चेंज कर ट्रेनिंग ग्राउंड विला को दिखाया जाता जहाँ पे लू फेंग और उसके सामने ट्रूयान एम्परर मौजूद होते हैं। और मैं ट्रूयान एम्परर को दिखाया जाता जिसके एक्सप्रेशन शॉक होते हैं और वो अपने डिस्पल लू फेंग की तरफ देख रहे होते हैं। और मैं बताया जाता है कि ट्रूयान एक एंशिएंट बीइंग है जो कि ट्रिलियंस ऑफ ईयर से जी रहे हैं और यहाँ पे उनके कई सारे डिस्पल्स हैं जिसपे कि 3 से 5 ही ऐसे डिस्पल्स थे जो कि उसके नाम को प्राउड से भर पाए थे। और यहाँ पे लू फेंग भी उन्हीं में से एक था। यहाँ पे वो कहते तुम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो और तुम्हारी इम्प्रूवमेंट भी बहुत ज़्यादा शॉकिंग होती जा रही है, तुम्हें अभी प्राउड और कॉन्फिडेंट होने की भी जरूरत है। और अब फिर वो यहाँ पे कहते हैं कि तुमने अपने 5 कंसेक्यूटिव डेंजरस लेवल मिशन को कर दिया, लेकिन अभी के मरतबा जो तुम मिशन को चूज करने वाले हो वो इम्पॉसिबल लेवल है। और हम यहाँ बताया जाता है कि लू फेंग यहाँ पे अपने लिए एक इम्पॉसिबल लेवल को करने जा रहा है जो कि इम्पॉसिबल होने वाला है या फिर नहीं उसको तुम आगे की एपिसोड में देखने वाला है। यहाँ पे हमें वो कहते हैं कि आखिरकार इसे इम्पॉसिबल क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ का डेथ रेट 90% है। यहाँ पे कोई भी कितना कॉन्फिडेंट क्यों ना हो लेकिन फिर भी यहाँ का डेथ रेट 90% हो जाता है। वो कहता है कि तुमने अभी तक फर्स्ट क्वालिफिकेशन बैटल्स भी नहीं लिया और तुम अभी इम्पॉसिबल मिशन को अटेम्प्ट करना चाहते हो, क्या तुम खुद को इतना रैश क्रेजी और कॉन्फिडेंट मानते हो। यहाँ पे वो अपने प्यारे डिस्पल की तरफ देख रहे होते, उसे एडवाइस देने की कोशिश कर रही होती है। और यहाँ पे हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कहते हैं टीचर मैंने अपना डिसीजन ले लिया है और मैं इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। और अभी की मर्तबा लू फेंग बहुत ज़्यादा हम्बल होता है अपने टीचर के दरमियान और वो बहुत ही प्यार से अपने आंसर को देता है। मैं ट्रूयान को दिखाया जाता जो कि अपने डिस्पल्स को देखकर मुस्कुराते और कहते लू फेंग तुम्हारा डिसीजन बहुत ही रेकलेस है और यहाँ पे मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारा डिसीजन तुम पे निर्भर करता है और इसे डगमगाया नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी ये ठीक है क्योंकि तुम एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स है और तुम्हें अपने आप के फोर्स को इम्प्रूव करके अपने आप को और भी स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। और यहाँ पे वो कहते हैं कि
हो सकता है कि तुम्हारी डिसीजन सही हो और तुम्हें मैं बिलीव करती हूँ, जाओ तुम इसे कर सकते हो। और यहाँ पे वो कहते हैं जबकि तुम ये कर दिए हो, तुमने अपना मन बना लिया है, तो मैं तुम्हें इसमें नहीं मना करूँगी। फिर वो कहते हैं कि सिर्फ एक थिंग है, वापस जिंदा आना। और वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इस स्टूडेंट ऑफ लाइफ में उसके कई सारे डिस्पल्स थे जो कि उनकी आंखों के सामने ही मारे जा चुके। लू फेंग भी उनके सामने झुककर कहता है कि टीचर मैं डेफिनेटली जिंदा वापस आऊंगा। तो ट्रू यान भी कहते हैं जाओ मैं तुम्हें जिंदा वापस देखनी चाहती हूँ। और यहाँ पे लू फेंग को दिखाया जाता जो कि उसके सामने वो करते हैं। फिर वो यहाँ से निकल जाते तो हमें यहाँ दिखाया जाता ट्रू यान को जो कि अपने डिस्पल को कॉम्प्लेक्सिटी से देख रहे होते। और फिर उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। फिर हमें लू फेंग को दिखाया जाता जो कि उसी ट्रेनिंग ग्राउंड में आ चुका होता है और वहां पे कई सारे स्टाफ्स और गार्ड्स उस बिला के सामने होते हैं। हमें यहाँ पे ऑडो को दिखाया जाता जहाँ पे वो सभी उसके सामने झुकते हैं। और यहाँ पे हमें लू फेंग को दिखाया जाता जो कहते टीचर सही है, यहाँ पे जिसने भी अपने इम्पॉसिबल मिशन को लेने के लिए किया था वो सारे कॉन्फिडेंट थे। और यहाँ पे इसी कहानी का डेट 90% हो चुका है। और वो कहते कि मेरे पास मोसा क्लैंसमैन और गोल्डन हॉर्न बेस की बॉडी है, मेरी सर्वाइवल एबिलिटी भी 10 टाइम्स ज्यादा हो जाती पहले के मुकाबले, लेकिन फिर भी मैं केयरलेस नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे मैंने 4 डेंजरस लेवल्स में आधे साल लगा दी। और यहाँ पे मेरी दोनों ओकेजन में मैंने एक्चुअली खतरों का सामना किया है। और इसी के मर्तबा लू फेंग ने अपने मोसा क्लैन के बॉडी को भी यूज किया था अपने डोमेन लॉर्ड लेवल 9 मोसा क्लैन को यूज करके अपनी अनबिलीवेबल स्पीड से वहां से भागने में मदद की थी। अब यहाँ पे डेंजरस लेवल में ऐसे सामना हो सकते हैं तो समझो इम्पॉसिबल लेवल में क्या नहीं हो सकता। और आप फिर लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि अपने स्टडी टेबल में आ चुका हो तो अपने लैपटॉप को खोलता है और वहाँ पे पेजेस को ओपन करता है और वहाँ पे लिखता है सेफ लेवल, नॉर्मल, डिफिकल्ट, डेंजरस, इम्पॉसिबल। लू फेंग बिना हेसिटेट के इम्पॉसिबल लेवल पे प्रेस कर देता है, लेकिन तभी वहां पे अलार्म बजने लगता है और उसमें से साउंड निकलता है और वो एआई हाउस उससे कहती है कि लू फेंग ये आपके लिए एक रिमाइंडर है, ये एक इम्पॉसिबल लेवल मिशन है। और हमारे यहाँ के कई सारे स्टूडेंट जो कि एब्सोल्यूट बिगिनिंग रीजन और प्राइमर रीजन के थे उन्होंने अपनी इस मिशन को करते समय अपनी जानें गंवाई हैं। हम लोग आपको एडवाइस करेंगे कि आप लोग अपने क्वालिफिकेशन राउंड को पास करके फिर अपने इस इम्पॉसिबल मिशन को ट्राई आउट करिएगा। अगर यहाँ पे आप अपने विश को नहीं कैंसिल करना चाहते हैं तो आप प्रोसीड करिए और इसको कंफर्म करिए, लेकिन जबकि मर्तबा आप इसे कंफर्म कर देंगे तो आप वापस नहीं आ सकते हैं और आपको उस इम्पॉसिबल मिशन के दरमियान जाना ही पड़ेगा। लू फेंग भी इस्तेमाल करता है और कंफर्म प्रेस कर देता है और हमें वहाँ पे रिफ्रेश पेज को दिखाया जाता है जहाँ पे एक नया पेज अपीयर होता है जिसमें कि सारे इम्पॉसिबल मिशन के बारे में लिखा हुआ होता है। और इस इम्पॉसिबल मिशन में सर्वाइव करना ये आपके स्ट्रेंथ और लक पे निर्भर करता है। यहाँ पे आपके पास स्ट्रेंथ हुआ और लक नहीं हुआ तो आप वहाँ मार जा सकते हैं, इसलिए आपको यहाँ पे जितने भी मिशन है वो आपको चालाकी से चुनना पड़ेगा। और वहाँ पे सारे मिशन के लिस्ट होते हैं। पुरगेटरी एबेस जो कि वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी प्राइमर रीजन में होता है, दूसरा क्लाउड पैलेस ह्यूज एक्स डोजो बिगिनिंग गॉड रीजन में होता है, वहीं पे 8वां डेमन माउंटेन वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी एब्सोल्यूट बिगिनिंग रीजन में, वहीं पे 12वां डेथ स्टार जो कि यूनिवर्स मर्सनरी अलायंस हॉनर रीजन में होता है, वहीं पे 18 ब्लड डेमन कॉन्टिनेंट यूनिवर्स बैंक ड्रिपिन ब्लड रीजन में मौजूद होता है। लू फेंग उन सब को देखता है, यहाँ पे लू फेंग देखता है और क्या आता है कि यहाँ पे जब मैं डेंजरस लेवल मिशन को चुनने गया था तो वहाँ पे टोटल 186 मिशन थे। वहीं पे देखा जाए इम्पॉसिबल लेवल में तो यहाँ पे सिर्फ 18 ही मिशन मौजूद थे और वो क्या थे, फिर भी क्या हुआ, ये 18 इम्पॉसिबल लेवल मिशन से जिनमें से 4 ऐसे हैं जो कि वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी रीजन में मौजूद है जहाँ की अभी लू फेंग रह रहा है और 14 बाकी जितने भी ये वो सारे ह्यूज एक्स डोजो यूनिवर्स मर्सनरी अलायंस यूनिवर्स गैलेक्सी बैंक यूनिवर्स फर्स्ट बैंक रीजन में मौजूद थे। और यहाँ पे इन सब के नाम से लू फेंग इन सब के खतरों के बारे में अंदाजा लगा पा रहा था और यहाँ पे लू फेंग समझ जाता है कि ये सिर्फ नाम कहीं इम्पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे ये पहले ही बता दिया गया था कि इम्पॉसिबल होने वाला है, लेकिन लू फेंग करे भी तो क्या करे। लू फेंग अपने उस ओपन करता और यहाँ पे वो कहता है कि मुझे इन सबको सीरियसली पहले जांचना चाहिए जिसके मर्तबा यहाँ पे इम्पॉसिबल रीजन है। तो चलो देखते हैं कि इसमें क्या मौजूद है। फिर लू फेंग उन सारे डिजिटल इंट्रोडक्शन और रिक्वेस्ट के बारे में देखने लगता है जहाँ पे सबके डिफरेंट पॉइंट्स अवार्डेड भी होते हैं। और यहाँ पे लोएस्ट डेथ स्टार मिशन होता है जहाँ पे उसके पास 3 ऑप्शन होता है
जहाँ पे उसको हर एक को कंप्लीट करने पे उसको 1 लाख पॉइंट्स मिलने वाले थे और सबको जोड़कर लू फेंग के लिए काफ़ी होने वाला था। यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पुरगेटरी एपेक्स मिशन था जो कि अकेले एक मिशन में 1 मिलियन पॉइंट्स को दे रहा था। और अब फिर लू फेंग को दिखाया जाता जो कि पूरे इन्फॉर्मेशन को आधे घंटे तक पढ़ लेता। हमें आधे घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग एक लंबी सांस लेता और वो स्क्रीन की तरफ घूर कर कहता है कि मैंने जो टीचर ने कहा था वो सही कहा था। यहाँ पे सर्वाइव करना इस मिशन में स्ट्रेंथ की नहीं बल्कि लक की भी जरूरत है। यहाँ पे मेरी लक भी, अगर यहाँ पे मेरी लक गड़बड़ हुई तो यहाँ पे मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पे वो क्या था कि 18 मिशन ये सारे एक्सट्रीमली एबनॉर्मल लग रहे हैं। मेरे पास इतना गारंटी नहीं है, मेरे पास इतना लक भी नहीं है कि मैं इसको सर्वाइव कर पाऊंगा या फिर नहीं। या फिर लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि थोड़ा सा घबराया भी होता है, थोड़ा सा डरा भी होता है कि आखिर मुझे कौन सा चूज करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कैसा भी क्यों ना हो, यहाँ पे कोई भी 100% सेफ नहीं है इस यूनिवर्स में। यहाँ तक कि नॉर्मल पीपल जो अर्थ पे देखा जाए वहाँ बाग में एक फूल खेल रहा होगा, लेकिन क्या पता कब से एक पिया हुआ पेटकर अपने ड्राइवर गाड़ी से लेकर उसको कुचल कर चल जाए। और यहाँ पे लू फेंग के साथ ऐसा हो सकता है कि लू फेंग उस मिशन के दौरान हो कौन सा अंडा या सेक्टर लॉर्ड का बंदा है उसे कुचल कर चला जाए। लू फेंग के लिए ये तो खतरा था कि उसके साथ कभी भी कुछ हो सकता है अगर उसका बैड लक हुआ। लू फेंग कितना भी क्यों ना हो उसका भी बैड लक आता है, सबका बैड लक आता है। और अब फिर लू फेंग इन सब के बारे में सोचता है कि ये सब इतना भी सेफ नहीं होने वाला है। फिर लू फेंग वहाँ पे एक डेमन माउंटेन को देखता जो कि एब्सोल्यूट बिगनिंग रीजन में मौजूद होता है। लू फेंग उसके डिस्क्रिप्शन को पढ़ते हुए कहता है कि ये सबसे ज़्यादा मुझे सूट कर रहा है और ये सबसे ज़्यादा पास भी। और वो कहता है चलो मैं इसको पिकअप करता हूँ और वो उस स्क्रीन पे टाइप अप करता हमें दिखाया जाता है कि प्लीज़ कन्फर्म योर सिलेक्शन ऑफ डेमन माउंटेन, मतलब कि आप इसको कन्फर्म के लिए। और यहाँ पे लू फेंग सिलेक्शन सक्सेसफुल कर देता है और वहाँ से नोटिफिकेशन आता है कि यहाँ पे कुछ टाइम में वर्चुअल कंपनी यहाँ पे कुछ लोगों को भेजेंगे जो कि आपको ले जाएंगे। और लू फेंग भी एक लंबी सांस लेके हामी भर देता है। फिर सीन चेंज कर डेमन माउंटेन मिस्टीरियस एंशिएंट पैलेस एब्सोल्यूट बिगनिंग रीजन को दिखाया जाता है जहाँ पे एक स्पेस फ्लोट कर रहा होता है। वहाँ पे एक डेमन माउंटेन जिसके चारों तरफ 9 एंशिएंट प्लैनेट्स मौजूद होते हैं और वहाँ पे प्लैनेट्स पे कई सारे सर्वाइविंग एबोरिजिनल मौजूद थे। वहाँ पे कई सारे वहाँ पे गए थे ताकि वहाँ के डेमन्स को एक्सप्लोर किया जा सके। और वहाँ पे देखा जाए तो डेमन के सर्वाइबिलिटी के कारण वहाँ पे सिर्फ अपने वर्चुअल वर्स कंपनी या फिर वहाँ पे वर्चुअल वर्स कंपनी के जितने भी ज्वाइन करना चाहते हैं वहाँ जाके वो लड़ते हैं ताकि वर्चुअल वर्स कंपनी उन सबको अपने अंदर शामिल कर सके। और यहाँ पे वर्चुअल वर्स कंपनी में भी ये एक शामिल था। और यहाँ की मिस्टीरियस पावर देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस सी पहले वाले से। यहाँ पे मैं डेमन माउंटेन मिशन के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पे आपको कितने पॉइंट्स और क्या क्या करना पड़ेगा। जहाँ से पहले में था सर्वाइव इन डेमन माउंटेन्स फॉर 3 मंथ्स, मतलब कि 3 महीने तक आपको सर्वाइव करना पड़ेगा जिसके मतलब आपको 1 लाख पॉइंट्स मिलने वाले। तो लू फेंग के पास दूसरा आता है कि आपको वहाँ पे 3 सालों तक सर्वाइव करना पड़ेगा जहाँ पे आपको 3 लाख पॉइंट्स मिलने वाले। यहाँ पे लू फेंग को सिंपली ये दोनों मिशन को कंप्लीट करना था और इसमें सिंपली सर्वाइवल था, मतलब कि आपको इसमें किसी को मारने की जरूरत नहीं है, बस वहाँ पे जाना है, जिंदा लौट कर आना है, आपको इतने ज़्यादा पॉइंट मिल जाएंगे। और आपको क्या लगता है क्या लू फेंग के लिए ये मिशन खतरनाक होने वाला है या फिर नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ सर्वाइवल है और लू फेंग चाहे तो इसमें छुप कर रह सकता है। लेकिन देखते हैं कि आके लू फेंग को कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और फिर यहाँ पे लू फेंग को दिखाया जाता है जहाँ पे उन सबको पढ़ते हुए उसको रियलाइज होता है कि यहाँ पे ये बहुत हार्ड होने वाला है क्योंकि इसमें सिर्फ सर्वाइव करना है तो इसमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और फिर हमें सीन चेंज कर 2 दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूनिवर्सल लू फेंग के स्टार फ्रेगमेंट टेरिटरी पे आता है और वहाँ पे 3 ब्लैक यूनिफॉर्म मैन आते हैं और उसके सामने झुक करके आते हैं लू फेंग योर मैजेस्टी। और यहाँ पे मैं लू फेंग को दिखाया जाता है जिसके पास अपने क्लाउड कॉन्टेक्ट वाइन को भी पहने हुए होता है और कहता है चलो हम लोग चलते हैं। जिसके बाद वो लू फेंग को लेकर अंदर शिप में आ जाते हैं, जिसके बाद वो क्लोज करते हैं और आसमान की ओर निकल जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि पीछे ऑर्डर और वहाँ के गार्ड्स वहीं पे खड़े हो जाते हैं, वो यूनिवर्स शिप को वहाँ से गायब होता हुआ देख रहे होते हैं। फिर हमें सीन चेंज कर यहाँ पे लू फेंग को दिखाया जाता है जहाँ पे एक ब्लैक यूनिफॉर्म मैन उसको बोलता है कि यूनिवर्स ट्रैवल कंप्लीट हो गया, हम लोग यहाँ पे डार्क यूनिवर्स में आ चुके योर मैजेस्टी लू फेंग, यहाँ पे आपको जाने के लिए 6 घंटे लग जाएंगे डेमन माउंटेन के लिए निकलने के लिए। और यहाँ पे उसके सिल्वर ट्रेस भी उसके आर्म्स पे बने हुए हो। तो लू फेंग को दिखाया जाता है
जो हामी भरता है। लुफेंग लेकिन सडनली उससे पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि वहाँ पे आखिर कौन सी टीम को डेमन माउंटेन पे भेजा जा रहा है, और क्या तुम लोग अपने डेडिकेटेड टीमों मतलब कि तुम लोगों को भेजा जाता है वहाँ पर उन सबको भेजने के लिए। तो यहाँ पे हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कहता है कि हाँ हम लोग यूनिवर्सल लेवल मेंबर्स के यहाँ एब्सोल्यूट बिगनिंग रीजन के हैं और हम लोग यहाँ पे डेमन माउंटेन की ओर जा रहे हैं और मैं ही वो हूँ जो कि यहाँ पे सबको भेजता है। तो लुफेंग उससे पूछता है कि आखिर यहाँ का डेट वेट कैसा है। तो वो बंदा कहता है कि मुझे भी कोई आइडिया नहीं है, अभी के मर्तबा में यहाँ सबको रिसीव करता हूँ, लेकिन जबकि यहाँ पे सर्वाइवर रिटर्न्स करते हैं तो यहाँ पे वर्चुअल कंपनी के स्पेशल स्टैंड डेमन माउंटेन पे एक शिप आता जो कि उन सबको ले आता है और मैं नहीं जानता कि आगे वो कितने मरते हैं, लेकिन अभी के मर्तबा मेरा कॉलेज उसी में काम करता है और मैंने ये सुना है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि वो सब मर जाते हैं, बहुत ही हाई डेथ रेट है। लुफेंग भी हमें भरता में ब्लैक यूनिफॉर्म मैन को दिखाया जाता है जो कहता है कि लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि यहाँ पे टोटल 3 लोग यहाँ पे वहाँ पे जा रहे हैं जहाँ पे आप अपने मिशन को करने जा रहे हैं। तो लुफेंग भी फ्राउन करते हुए कहता है कि टीम एक तो प्राइमर रीजन मेंबर से और एक बंदा लास्ट फेज मेंबर से और थर्ड तो आप ही हैं, और यहाँ पे देखा जाए तो वो ऑलरेडी डेमन माउंटेन पे आ चुके हैं और एक चार्ज है जो कि मेरे कॉलेज है और वो उसको रिसीव करने गया है। फिर लुफेंग भी हामी भरता और यहाँ पे लुफेंग सोचता है कि यूनिवर्स लेवल प्राइमर रीजन यहाँ पे 3 सीनियर्स और एक बनान एक रॉन्ग यून वहाँ मौजूद थे, वहाँ पे टोटल 5 ही बंदे मौजूद थे उस प्राइमर रीजन में। यहाँ पे लुफेंग सोचता है कि आखिर वहाँ पे कौन होगा, क्या यहाँ पे बोलान होगा या फिर लॉन्ग यून होगा या फिर उन तीनों सीनियर्स में से एक मौजूद होगा। लेकिन इसके बाद लुफेंग ज्यादा नहीं सोचता, वो रेस्टिंग रूम में चला जाता है और अब फिर हमें 6 घंटे बाद का सीन दिखाया। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि लुफेंग का वो इम्पॉसिबल लेवल मिशन आखिर कैसे कंप्लीट होने वाला है। क्या लुफेंग को वहाँ खतरों का सामना करना पड़ता है या फिर नहीं, या फिर लुफेंग सिर्फ सर्वाइव करके वहाँ से निकल जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।